हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे एसएससी का चैप्टर 8 फर्स्ट एम्पायर द मौर्याज फर्स्ट एम्पायर है जो इंडियन हिस्ट्री में है। और इसे एम्पायर कहा जाता है क्योंकि ये किंगडम से बहुत ही बड़ा था और एक बहुत ही वास्ट एरिया पे ये स्प्रेडेड था। मौर्याज ने बहुत सारा लैंड कंट्रोल किया था जो पहले किसी किंग या डायनेस्टी ने नहीं था उसके अंडर में। मेन सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन जो है, फर्स्ट पहले तो 2 बुक्स हैं, इंडिका बाय मेगास्थियंस और अर्थशास्त्र बाय कौटिल्य। इंडिका हमें पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में बताती है और अर्थशास्त्र बताती है कि एम्पायर कैसे गवर्न करते हैं। अर्थशास्त्र एडमिनिस्ट्रेशन भी बताती है मौर्यास का। रॉक पिलर, एडिक्ट्स, इंस्क्रिप्शंस और कॉइन्स भी और सोर्सेज हैं इस टाइम पीरियड के। मौर्यन एम्परर्स, चंद्रगुप्त मौर्य, द फर्स्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वाज चंद्रगुप्त मौर्य, और उन्होंने ओवरटेक किया था लास्ट नंदा रूलर जो था इन 321 BCE। He was supported by his minister चाणक्य, जिसे हम कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहते हैं। चंद्रगुप्त ने पहले मगधा को कॉन्कर किया, फिर उसने सेल्यूकस निकेटर द जनरल ऑफ अ ग्रीक किंग अलेक्जेंडर को भी डिफीट किया और उसने अपने एम्पायर को स्ट्रेंथन कर लिया इन द नॉर्दर्न इंडिया। बिंदुसारा चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था और उसने 16 रूलर किंगडम्स को हराया था और उनके लैंड्स को अपने एम्पायर में ऐड किया था। जब उसके टाइम में मौर्यन एम्पायर इंडिया के पूरे सब कॉन्टिनेंट में फैल गया था एक्सेप्ट द कलिंगा एंड अ फ्यू किंगडम्स इन द साउथ के किंगडम से उस टाइम पे मौर्यन एम्पायर फ्रेंडली था थोड़ा सा। एम्परर अशोका was the most famous and the most powerful Mauryan king. The British historian H.G. Wells ने अशोका के बारे में एक लाइन लिखी थी, Amidst the tens of thousands of names of monarchs, the tens of thousands of names of थोड़ा सा गलत हो गया, सॉरी। Amidst the tens of thousands of names of monarchs that the crowd columns of history, the name of Ashoka shines and shines almost alone like a star. Means like Ashoka is alone like a star, और मतलब he is very powerful, ऐसे करके कुछ इसका मीनिंग है। अशोका ने अपना किंगडम बहुत ही अच्छे से गवर्न किया। उसने बहुत सारे रॉक्स और पिलर एडिक्ट्स भी लगाए अपने पूरे किंगडम में, जिसमें उसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी उसके पूरे एम्पायर के बारे में। कलिंगा वॉर, जब अशोका किंग बना तो कलिंगा वॉज द ओनली किंगडम जो मौर्यन एम्पायर के अंडर नहीं था। कलिंगा बहुत इम्पॉर्टेंट था क्योंकि वो सारे लैंड और सी रूट्स कंट्रोल करता था जो साउथ इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया के बीच में थे। अशोका ने कलिंगा पे अटैक किया और उसे कॉन्कर कर लिया एक बहुत ही बड़ी बैटल के बाद। बट वॉर विद कलिंगा उसके बाद अशोका की लाइफ में एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट आया जिसने अशोका पे एक ह्यूज इम्पैक्ट छोड़ दिया। इतनी सारी डेथ, डिस्ट्रक्शन और सफरिंग देखकर वो बहुत ही सैड हो गया और उसने रियलाइज़ किया कि फाइटिंग से कुछ नहीं होगा, अब उसे मैं कोई वॉर फाइट नहीं करूँगा। और उसने अपनी बाकी की लाइफ अपने किंगडम के लोगों को हेल्प करने में बिताई और किंगडम को अच्छा करने में बिताई, ना कि उसे बड़ा करने में। अशोका धामा एक प्राकृत वर्ड था संस्कृत टर्म के लिए धर्मा, जिसका मतलब है रिलीजियस ड्यूटी। अशोका ने कॉन्क्वेस्ट थ्रू वॉर की पॉलिसी गिव अप कर दी, दिग्विजय, और पॉलिसी ऑफ कॉन्क्वेस्ट थ्रू धामा को
फॉलो करने लगा। धामा विजय, धामा को स्प्रेड करना अशोका का गोल बन गया इन लाइफ। प्रिंसिपल्स ऑफ धामा, अशोका के एडिक्ट्स धामा का मतलब डिस्क्राइब करते हैं। इसमें सिर्फ यही नहीं इन्वॉल्व है कि मतलब एक गॉड को वर्शिप करना या परफॉर्मेंस ऑफ सेक्रीफाइसेस, बट उसमें बहुत सारे और भी मोरल्स हैं जिनको हमें फॉलो करना चाहिए। ये सब जो उसने लिखवाया था पिलर्स पे, वो सब बुद्धा की टीचिंग से इंस्पायर्ड था। और थ्रू धामा अशोका wanted to instill the spirit of tolerance, coexistence, non-violence and respect for the elders। मतलब अशोका को अपने किंगडम के लोगों में वो चीज़ें डाली थी जो स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस, हमारे टॉलरेंस को बढ़ाना, कोएग्जिस्टेंस, नॉन वायलेंस और रिस्पेक्ट ऑफ एल्डर्स। इन सब का मतलब हम उसके किंगडम के लोगों को पता चले। तो उसने अपने लोगों से कहा कि स्पीक द ट्रुथ, रिस्पेक्ट अदर रिलीजन्स, ओबे देयर एल्डर्स, follow the path of ahimsa, practice charity towards the poor, be kind to all including servants and slaves, and live together peacefully। ये सारी चीज़ें अशोका अपनी लाइफ में भी पुट करता था, मतलब फॉलो करता था अपनी लाइफ में भी। वेलफेयर मेजर्स, अशोका बहुत ही कंसर्न था अपने किंगडम के लोगों के वेलफेयर के बारे में। उसने अपनी एक एडिक्ट्स में लिखवाया था, ऑल मैन आर माई चिल्ड्रेन एंड जस्ट एज डिज़ायर फॉर माई चिल्ड्रेन दैट दे शुड ऑब्टेन वेलफेयर एंड हैप्पीनेस बोथ इन दिस वर्ल्ड एंड द नेक्स्ट, द सेम आई डू फॉर ऑल द मैन। मतलब जो भी मेरे किंगडम के लोग हैं वो सब मेरे बच्चों के जैसे हैं, और मैं चाहता हूँ कि ये सब लोग, इन सब लोगों को डिज़ायर, वेलफेयर और हैप्पीनेस दोनों चीज़ें मिले, और ऐसा ही मैं बाकी लोगों के लिए भी चाहता हूँ। अशोका ने बहुत सारे अच्छे रोड्स बनवाए, बहुत सारे ट्रीज प्लांट करवाए रोड्स के दोनों साइड पे, और रेस्ट हाउसेस भी बनवाए ताकि ट्रैवलर्स जो हैं जो वहाँ पे आके रेस्ट कर सकते हैं। बहुत सारे वेल्स डक किए गए, और अशोका ने हॉस्पिटल्स भी बनाए बहुत सारे, बोथ पीपल एंड एनिमल्स। वो रेगुलरली टूर्स पे जाता था और प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करता था उसके लोगों के छोटे मोटे सब्जेक्ट्स के बारे में, और उसने अपना बेस्ट ट्राई किया टू इंश्योर दैट पीपल ऑफ हिज एम्पायर वर हैप्पी। स्प्रेड ऑफ धामा, अशोका चाहता था कि उसके लोगों को धामा समझ आएगी क्या चीज़ है धामा, और उस चीज़ को अपनी डेली लाइफ में वो लोग फॉलो करें और बेनिफिट जो है उसका वो पाएँ। तो उसने बहुत सारे स्प्रेड्स लिए धामा को स्प्रेड करने के लिए। अशोका ने सबसे पहले तो एक पर्सनल एग्जांपल दिया इन सब चीज़ों को अपनी डेली लाइफ में फॉलो करके। फिर उसने बहुत सारे एडिक्ट्स इशू करवाए जो प्रिंसिपल्स ऑफ धामा कंटेन करते थे। उसके 14 रॉक एडिक्ट्स और 7 पिलर एडिक्ट्स जो मेन थे, और भी थे छोटे मोटे, बट ये मेन थे, बड़े थे थोड़े से। तो और जो ये सारे एडिक्ट्स थे वो प्राकृत में लिखे गए थे, नॉर्मल लोगों की जो भाषा थी, और इन्हें लगाया गया था पब्लिक प्लेसेस पे, जैसे कि मार्केट्स या टेम्पल्स जहाँ पे बहुत सारे लोग गैदर होते थे ताकि वो इसे पढ़ सकें। ये एडिक्ट्स इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और नेपाल इन सब जगहों पे पाए गए हैं। अशोका ने कुछ मिनिस्टर्स भी अपॉइंट करे कॉल्ड द धर्मा मिनिस्टर्स, और ये लोग जाते थे प्लेस टू प्लेस और सारी टीचिंग्स जो थी उन्हें स्प्रेड करते थे, और जो लोग ठीक से फॉलो नहीं कर रहे उन्हें समझाते भी थे।
बहुत से इनमें से कुछ लोग धर्मा महामंत्रास में से श्रीलंका, साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया और इजिप्ट में भी गए। एडमिनिस्ट्रेशन। मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन को चार पार्ट्स में बांटा जा सकता है: सेंट्रल, प्रोविंशियल, डिस्ट्रिक्ट और विलेज। पाटलिपुत्र की एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ी सी डिफरेंट थी। पहले हम पढ़ेंगे सेंट्रल। सेंट्रल का हेड था किंग, जो कि सुप्रीम अथॉरिटी थी और वो सारे इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेता था। ही वॉज असिस्टेड बाय अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और वो लोग किंग के एडवाइजर्स जैसे थे। प्रोविंशियल। एम्पायर वॉज डिवाइडेड इनटू मैनी प्रोविंशियल्स, जो हर एक प्रिंस को दिया जाता था हेड करने के लिए। फिर आता है डिस्ट्रिक्ट। प्रोविंसेस वर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स। प्रदेष्ठा वॉज द हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट और ही वॉज असिस्टेड बाय युक्ताज और याजुक्ताज, युक्ताज एंड राजुक्ताज। वो टैक्सेस कलेक्ट करते थे और दे मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। फिर आता है विलेज। नंबर ऑफ विलेजेस मेड अप अ डिस्ट्रिक्ट। विलेजर्स ही उनके विलेज का हेड, द हेडमैन, उसे अपॉइंट करते हैं खुद से। और विलेजर्स विलेज बाउंड्रीज, मेंटेनिंग लैंड रिकॉर्ड्स और कलेक्टिंग टैक्सेस, मोस्टली सारा काम खुद ही करते हैं। पाटलिपुत्र जो था वो इस एम्पायर का कैपिटल था और एंड इट वॉज सराउंडेड बाय अ वुडन वॉल जिसमें 64 गेट्स थे और 570 टावर्स थे। एक मोट भी बनाया गया था अराउंड द सिटी ताकि वो एनिमी अटैक से उसे प्रोटेक्ट कर सके। मोट का मतलब यहाँ पे आएगा, मतलब जैसे एक गड्ढा जैसा खोदा, अ डीप होल, ताकि एनिमी अटैक से प्रोटेक्शन हो सके। एक कमेटी थी 30 मेंबर्स की जो इस सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ देखती थी। यह कमेटी 6 बोर्ड्स में डिवाइडेड थी और हर बोर्ड में 5 मेंबर्स होते थे। हर बोर्ड के अपने स्पेसिफिक डिपार्टमेंट था, जैसे पहला था कंफर्ट एंड सिक्योरिटी ऑफ फॉरेनर्स, सेकंड था रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स, थर्ड है इंडस्ट्री, 4 आएगा ट्रेड एंड कॉमर्स, 5th है इंस्पेक्शन ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स और 6th है कलेक्शन ऑफ टैक्सेस। आर्मी। मौर्यन आर्मी में सोल्जर्स, हॉर्सेस, एलिफेंट्स और चैरियट्स थे। एक सेपरेट डिपार्टमेंट था जो वेपन्स के प्रोडक्शन की तरफ देखता था। सेनापति वॉज द हेड ऑफ आर्मी। बहुत सारे स्पाइस भी थे जिसमें से बहुत सारी वुमेन्स थी स्पाइस में। रेवेन्यू। लैंड रेवेन्यू वॉज द मेन सोर्स ऑफ इनकम। इसको फिक्स किया गया था 1/4 और 1/6 टोटल प्रोड्यूस में से, और ये सेट किया जाता था सॉइल की फर्टिलिटी देखकर। पाटलिपुत्र, उज्जैन, तक्षशिला और ब्रोच कुछ इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर्स थे इस एम्पायर के। आउट ऑफ इंडिया भी बहुत सारी ट्रेडिंग होती थी, रोम, इजिप्ट, चाइना और श्रीलंका के साथ। अदर सोर्सेज ऑफ इनकम वर फॉरेस्ट, माइंस, कस्टम ड्यूटीज, फाइन्स एंड गिफ्ट्स। अर्थशास्त्र में वाटर टैक्स के बारे में भी लिखा है। मनी जो टैक्सेस से कलेक्ट होता था वो आर्मीज मेंटेन करने के लिए, सैलरीज देने के लिए सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स को, चैरिटीज़ और पब्लिक में, और हॉस्पिटल्स और रोड्स बनाने में यूज़ होता था। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। थैंक यू।